गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अपन ने कल की क्लास में महाजनपद 16 महाजनपद जो थी 16 महाजनपदें उनको डिटेल में देख लिया था और उसके बारे में वहाँ के उस समय की सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल और रिलीजियस जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे थी, एडमिनिस्ट्रेटिव वार वगैरह जितनी भी लड़ाइयाँ थी उनको अपन ने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो इसके बाद जो है अपन तो इसके बाद जो है मैंने कल अपने को बताया था जो 16 महाजनपदें थी उसके समय का जो पूरा समय था, उस पूरे समय में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी और जितने भी 16 महाजनपदों के बारे में इंपॉर्टेंट बातें थी उसको अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। वो वीडियो जो है आज अपलोड हो जाएगा, तो आप उसको एक बार देख लें और गो थ्रू हो जाए। अगर आप पहले से PSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अगर नोट्स हैं तो एक बार इससे गो थ्रू होके अपने नोट्स को इम्प्रोवाइज़ कर लिया अगर कुछ चीज़ छूट रही हो तो। अदरवाइज़ अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ये सफिशिएंट है, उसी क्रोनोलॉजी में पढ़ाया जा रहा है जिस क्रोनोलॉजी में हुए हैं, तो आपको जो है याद रखना भी आसान होगा और फटाफट अपना काम भी हो जाएगा। तो अगर अपन अगला टॉपिक अब देखेंगे कि उन 16 महाजनपदों में क्या हुआ कि उन 16 महाजनपदों में से जो सबसे मेन महाजनपद उभर के जो आई वो थी मगध। तो मगध क्यों उभर के आई थी, इसके कुछ कारण थे। और मगध डायनेस्टी ही बाद में भारत में जो मगध महाजनपद है वही भारत में जो है पूरे भारत को कैप्चर करने की ताकत रखती है। और वो क्यों रखती है, उसके कुछ कारण हैं, उसकी जोग्राफिकल, उसकी फिजिकल, उसके पास जो रिसोर्सेज हैं, उसके पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उसके पास जंगल है, उसके पास उपजाऊ ज़मीन वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण मगध एम्पायर जो है सबसे ज़्यादा एक पावरफुल महाजनपद उभर कर सबसे ज़्यादा पावरफुल महाजनपद उभर कर आया। और बाद में वहीं पर जो है नए नए शासकों ने राज किया और धीरे धीरे वहाँ पर कुछ नई डायनेस्टियाज बनने लगी, जिससे हर्षक डायनेस्टी, ठीक है ना, शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंद डायनेस्टी, और नंद डायनेस्टी का ख़त्म होते ही फिर मौर्य आएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर वहाँ से मौर्य डायनेस्टी चालू होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है अपन इसी क्रोनोलॉजी को फॉलो करेंगे। और जो है जैसे टॉपिक दिख रहा है एंशिएंट हिस्ट्री मगध महाजनपद, ठीक है ना। तो ये पढ़ाने का तरीका मेरा वही है, मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिटेल में डिस्कस किया है। आप मेरे वीडियोस को जाके एक बार देख लें, पुराने वीडियोस को प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद वैदिक पीरियड में भी ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पोस्ट वैदिक पीरियड में भी ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, महाजनपदों में भी ये सब चीज़ें अपन ने कवर कर ली है। अब महाजनपदों का ही एक एक्सटेंशन वर्जन था मगध, ठीक है ना। महाजनपद में ही मगध आती है और मगध क्यों सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद बनी उसके पीछे कुछ कारण हैं, और वो कारण है कुछ इस प्रकार से। रीज़न ऑफ द राइज ऑफ मगध, ठीक है ना, कि मगध ही क्यों सबसे ऊपर उभर के आई, दूसरी और क्यों नहीं उभर के आई इतनी दूसरी महाजनपदें जो 16 महाजनपदें थी। तो उसके कुछ कारण यह है कि पहला कारण तो ये है कि उस समय क्या थे कि जो राजा थे, मगध के जो राजा थे वो बहुत ही योग्य राजा थे, जिसमें बिंबिसार था, अजातशत्रु था, ठीक है ना। उसके बाद उसके बाद जो है वहाँ पर नागवंश का राज हुआ, शिशुनाग वंश आया, शिशुनाग वंश के बाद जो है वहाँ पे नंद वंश आया, और नंद वंश के बाद वहाँ पर मौर्य आए। तो इससे पावरफुल राजा जो थे और समझदार राजा जो थे, जिनको जो है योग्य राजा कहा जा सकता है, तो वो जब जैसी आए तो उन्होंने आसपास के सारे जितने भी दूसरे छोटे मोटे राज्य थे, महाजनपदें थी, उनको कैप्चर करना चालू किया और सबसे बड़ा राज्य उभर कर सामने आ गया। तो सबसे पहला कारण क्या था, या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैनम राइटर द वॉलर्स ऑफ द बिंबिसार अजातशत्रु महाजनपद, ये रूलर है ना, ये भी गलत आ गया, ये रूलर नहीं रूलर है। लाइक बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, ठीक है ना, Nand made a remarkable contribution in the expansion of the empire. Thereby their policies expand the strength of the kingdom and transform into a large empire. However, there are several other factors जो है ये इसके बारे में जानकारी दी गई। यहीं पे लिखा हुआ है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक तो योग्य शासक मिल गए, समझदार शासक मिले, उदार शासक मिले, जिसके कारण वहाँ उन्होंने अच्छी पॉलिसी बनाई और जिसके कारण वहाँ का जो एक्सपांशन हो पाया। पहला कारण तो ये था, राजाओं के नाम ये है, एक एक राजा को डिटेल में देखेंगे। और इसके अलावा भी कुछ और कारण थे। राजा तो योग्य था, पर राजा कर कैसे पाया उसके भी कुछ कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं, तो इंपॉर्टेंट फैक्टर को अपन ने देखना है। ये क्वेश्चन 11 नंबर में बहुत आराम से आ सकता है, आपके 200 वर्ड्स में लिखने को आ सकता है, और बड़े इजीली आप जो है इसको कैप्चर कर सकते हैं। सारे पॉइंट को मैंने कवर कर दिया है, जितना मैंने लिखा है उसको आप उतना कवर कर लें तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर क्या था, सबसे पहला फैक्टर था जोग्राफिकल पोजीशन। उसकी जोग्राफिकल पोजीशन क्या थी, तो देखा जाए तो
जोग्राफिकल पोजीशन आपको पता है मगध की किस जगह पर थी, जहाँ पे मतलब पाटलिपुत्र वाला जो एरिया है, राजगिरी वाला, आज का जो पटना है ना, उत्तर प्रदेश और पटना वाला जो एरिया है वो बेसिकली बिहार और पटना वाला जो आज का एरिया है वो उस एरिया में ये जनरली फोकस थी। वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जरूरी थी। वहाँ की क्या था, मगध इंजॉयड ए वेरी एडवांटेजेस जियोग्राफिकल पोजीशन, उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल गया था। बोथ द कैपिटल, उस मगध की 2 कैपिटल थी, शुरुआत में राजगीर थी और बाद में पाटलिपुत्र थी। इसके बारे में अपन देखेंगे कि कौन से राजा ने कौन सी राजधानी बनाई, ठीक है ना। पहले राजगिरी थी, बाद में एक जो राजा आए उन्होंने जो है पाटलिपुत्र राजधानी बनी। तो जो दोनों राजधानियाँ थी वो दोनों बहुत ही अच्छे स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे थी। स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे मतलब बहुत ही ज़्यादा सही लोकेशन पे थी। उनके कारण देखो इसमें राजगीर वॉज द इम्प्रेनेबल एज इट वॉज सराउंडेड बाय ग्रुप ऑफ 5 hills। जो राजगीर थी, है ना, गिर मतलब होता ही है पर्वत पहाड़, तो राजगिरी के आसपास 5 पहाड़ियाँ थी, ठीक है ना। तो 5 पहाड़ियों को उनसे चढ़ के कोई दुश्मन आ नहीं सकता था। तो जो जोग्राफिकल लोकेशन थी इसकी राजधानी की वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि वहाँ पर कोई दूसरे राज्य कभी आ ही नहीं सकते थे, चाहे उनके पास कितनी भी ताकत हो, कितने भी जो है उनके पास सेना हो, परंतु जोग्राफिकली जो था ना वो इस जगह ऐसी जगह बसी थी कि वो पहाड़ों के बीच में थी। तो पहाड़ों को पार करके आना इतना जो था इतना संभव नहीं था। इस वजह से जो है ये लोग इम्प्रेग्नेबल हो गई, ठीक है, जिसको भेदा ही नहीं जा सकता था कभी, ऐसे ही वो अपने आप बन गई थी। पाटलिपुत्र वाज सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा, गंडक एंड सन। जो पाटलिपुत्र जो था शहर वो गंगा, गंडक और जो सोन नदी है उन तीनों के जो संगम पे बसा हुआ था। इतना बढ़िया लोकेशन था, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का, पानी का, उपजाऊ जमीन का इतना ज़्यादा वो एरिया था वो कि उसके कारण जो है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बीच में गाँव है और इस तरफ तीनों तरफ जो है नदियाँ बह रही है। बात समझ आ रही है। तो तीनों तरफ से तो वो कवर हो गया वैसे भी। तो जो सामने वाली पार्टी है, जो सामने वाला दुश्मन है, वो हमला भी करेगा तो उसको नदियाँ भी बहुत तेज बहाव वाली है, तो वो कभी भी जीत नहीं सकते थे। तो जो दोनों राजधानियाँ थी उनकी लोकेशन इतनी अच्छी थी, इतनी स्ट्रॉन्ग, इसी कारण से जो है ये लोग, क्योंकि इनको कभी डर ही नहीं था कि कोई हम पे हमला करेगा या कुछ करेगा, इन्होंने अपनी, और इसके बाद इनकी आर्मी जो थी वो भी इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली थी। उसको अपन आगे देखेंगे। देयर आर्मी कुड मूव इजीली टुवर्ड्स द ऑल डायरेक्शन, ठीक है ना। और इनकी आर्मी तो सब तरफ चली जाती थी क्योंकि पानी बह रहा है, पानी में बैठ के जो है नाव पे निकल जाते थे उस दिशा में, पर तो सामने वाले को तो पार करनी पड़ती थी और वो संभव नहीं होता था। और इनके पास आर्मी जो थी वो नेवी वाली भी थी। ऑल डायरेक्शन यूजिंग द कोर्स ऑफ दिस रिवर, ठीक है ना। कोर्स ऑफ रिवर की ये सभी तरफ से जो है नदियाँ ऐसे बहकर जा रही थी कि सब किसी भी तरफ जा सकते थे। इनको जाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। मगध एम्पायर वॉज बाउंडेड बाय द नॉर्थ बाय द गंगीज एंड वेस्ट बाय द सोन, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से जो है कि सब तरफ से जो है नदियों से भरा हुआ था। गंगा से एक तरफ, सोन नदी से एक तरफ, चंपा नदी से, ये इतनी सारी नदियाँ जो है। और इसके नीचे जो पाटलिपुत्र के नीचे वाला जो एरिया है वहाँ विंध्याचल पर्वत था, ठीक है ना। विंध्याचल पर्वत वही पर्वत श्रेणियाँ है ना, हिल्स, पहाड़ियाँ, इसको पार करना मुश्किल था। दस द मगध एम्पायर वॉज द सिक्योर फ्रॉम ऑल द साइड, ठीक है ना। इट वॉज लोकेटेड एट द मेन लैंड रूट बिटवीन द वेस्ट एंड ईस्ट। और दूसरी सबसे बात की ये ऐसी जगह था जहाँ से वेस्ट से लेके ईस्ट तक जाने का रास्ता पड़ता था, ठीक है ना। मतलब ये समझ लीजिए एक जंक्शन है ये, ठीक है ना। रेलवे स्टेशन पे कोई जंक्शन होता है ना, रेलवे जंक्शन, वहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें आके रुकती है। क्यों? क्योंकि जाने का रास्ता ही वही है, उस ट्रेन पर, उस स्टेशन पे आपको रुकना ही है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है इसके कारण जो है यहाँ का व्यापार भी डेवलप हुआ। इसकी जोग्राफिकल लोकेशन ही ऐसी थी कि अब चीज़ें जो है इसके फेवर में होती गई। दूसरा है फर्टाइल लैंड। जब इतनी सारी नदियाँ होगी, गंगा, गंडक, सोन, ठीक है ना, जब इतनी सारी नदियाँ होगी तो नदियों से जो है बाढ़ का पानी आता है, बह के आता है, तो उसके में जो मिट्टियाँ आती है और मिट्टी बड़ी उपजाऊ होती है, और उपजाऊ जो मिट्टी होती है उसमें जो है प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। द गंगेटिक प्लेन वॉज वेरी फर्टाइल, इमेंस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कुड बी डन टू बिकम ए सेल्फ सफिशिएंट। और ये राज्य अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे, किसी और से कुछ मंगाने की जरूरत ही नहीं थी। द एनवायरनमेंट वाज सूटेबल फॉर द एग्रीकल्चर गिवन दैट द हेवी रेन्स एंड द एरिया कुड मेड मोर प्रोडक्टिव वन विदाउट इरीगेशन। और जितनी ज़्यादा बारिश होती वो और ज़्यादा प्रोडक्शन होता। उनको टेंशन ही नहीं कि बाढ़ में जो है सब बह रहा है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी उतना ज़्यादा बाढ़, उतनी ज़्यादा जो है मिट्टी लेकर आएगा पानी, और जितना ज़्यादा लंबा चौड़ा प्लेन होगा पानी का नदियों का आसपास, उतना ज़्यादा जो है प्रोडक्शन होगा, क्योंकि ज़मीन जो है वो उपजाऊ हो गई थी। तो ये 2 कारण तो ये हुए, जोग्राफिकल पोजीशन और फर्टाइल लैंड, ठीक है ना। चौथा कारण क्या है, तीसरा कारण क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स, ठीक है ना।
तो रॉ मटेरियल्स अगर आपने देखा हो, जो मगध जो वाला जो क्षेत्र है वो कहाँ पर पड़ता है, बिहार और उत्तर प्रदेश वाला मोटा मोटा एरिया। उसके नीचे जो है ना, उसके नीचे जो आपने देखा होगा छोटा नागपुर का पठार, आज की तारीख में छोटा नागपुर का पठार, झारखंड, ये उड़ीसा, ये वाले जो क्षेत्र पड़ते हैं, ये जो है ना खनिज के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी थे। लोहा वगैरह का उपयोग यहाँ पे बहुत ईजिली अवेलेबल बहुत ईजिली हो जाता। द अवेलेबिलिटी ऑफ द टिम्बर, इसके अलावा जो गंगेटिक प्लेन है उसमें, एक मिनट मैं पेन ले लूँ, इसके अलावा जो गंगा में क्या होता था, टिम्बर लकड़ियाँ जो है अच्छी क्वालिटी की मिल जाती थी, क्योंकि नदी थी, नदी का आसपास जो एरिया था वो जो था वहाँ पे टिम्बर जो था वो बहुत अच्छा मिल जाता था, ठीक है ना, जिसके कारण जो है ये बोर्ड बना पाते थे। बोर्ड बनाने के लिए टिम्बर वाली लकड़ी का ही प्रयोग होता था पहले, एज रिक्वायर्ड बाय द रिवर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, रिवर ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिम्बर मिल जाता था इनको ईजिली। दिस हेल्प देम टू ईजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बोथ द ट्रेड एंड डिफेंस। द रिचेस्ट आयरन डिपॉजिट, ये द रिचेस्ट आयरन डिपॉजिट वर लोकेटेड नियर देयर फील्ड कैपिटल राजगिरी, और राजगिरी के पास ही जो मैंने आपको एरिया बताया, ठीक है ना, छोटा नागपुर का पठार वो, जहाँ पे आज भी जो है लोहा निकलता है, उस ज़माने में भी यहाँ की इसकी जो राजधानी के पास में ही लोहा वगैरह निकलता था। तो लोहा निकलता था तो उसके औजार बनाए गए, ठीक है ना, उसका अलग अलग कामों में यूज़ किया इन्होंने। धातुएं जो आयरन वगैरह मिल गया था, ठीक है, जिसके कारण जो है इन्होंने एक अच्छी और सफिशिएंट, एक इतनी अच्छी आर्मी बनी, जिसके कारण वो डेवलपमेंट और ज़्यादा हो पाए। तो ये तीसरा कारण था अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। चौथा है राइज ऑफ टाउन एंड द यूज़ ऑफ मेटल मनी। इन्होंने मेटल मनी का प्रयोग किया। देखेंगे ड्यूरिंग द मगध एरा मोस्ट ऑफ द टाउन डेवलप्ड देयर मिड गंगेटिक प्लेन। बहुत सारे प्लेन जो है गंगा के प्लेन में डेवलप होने लगे, बहुत सारे टाउन। एज ए रिजल्ट देयर वाज एन इंक्रीज इन ट्रेड एंड कॉमर्स विद द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, जितने ज़्यादा लोग इकट्ठे होने लगे, डेवलप होने लगे, उसके कारण उतना ज़्यादा सामान यूज़ होने लगे, उतना ज़्यादा व्यापार बढ़ा। व्यापार बढ़ने के कारण क्या हुआ, दिस हेल्प मगध टू इम्पोज टोल, ठीक है ना, जितना ज़्यादा फिर लोग आने जाने लग गए, सामान बेचने लग गए, जिसके कारण जो है और नदियों का प्रयोग किया जाने लगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो नदी जो है जो रोड बन गई, और रोड पर जो है आपको टोल देना पड़ता है, तो वैसे ही नदियों पर भी टोल लिया जाने लगा सामान ले जाने के लिए, ठीक है ना, यही लिखा हुआ है। दिस हेल्प मगध टू इम्पोज अ टोल ऑन द सेल ऑफ कम्युनिटीज एंड कलेक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ। बिसाइड दिस द यूज ऑफ मेटल मनी हेल्प द मगध तो रूल कलेक्टेड टैक्स मोर इजीली। और उन्होंने मेटल मनी का भी प्रयोग कर दिया, तो सोने के सिक्कों में ही जो है लेंगे, तो वो जो है धातुएं इकट्ठी होने जाने लगी, ठीक है, इतनी देर के लिए इतना आपको टैक्स देना ये पड़ेगा, इतना सामान भेजना है। तो चार कारण ही हो गए। अब देखेंगे पांचवा कारण। पांचवा कारण क्या है, लार्ज आर्मी। बात समझ में आ गई होगी आपको, ये अपन ने समय देख भी ली है। द लार्ज आर्मी वाज, एक मिनट पेन ले लेता हूँ मैं। अनादर फैक्टर इज द राइज ऑफ मगध। इट इज सेड दैट द नंद डायनेस्टी आएगी मगध में ही, सबसे पहले हरियक डायनेस्टी आएगी, उसके बाद जो है नाग डायनेस्टी आएगी, उसके बाद जो है एक नंद डायनेस्टी आएगी। उस नंद डायनेस्टी के बारे में बता रखा है कि नंद डायनेस्टी आते आते नंद डायनेस्टी में लगभग 200 इन्फेंट्री, पैदल सेना नंद वालों के पास 200 क्या है ये, 2 लाख उनके पास पैदल सेना थी। 6000 कैवेलरीज थी, घुड़सवारों वाली जो सेना। उसके बाद 6000 एलिफेंट थे उनके पास। इतने ज़्यादा जब इनके पास जो थे वो सेना थी, रिसोर्सेस थे। नो अदर एम्पायर वुड हैव बीन करेज टू लुक टुवर्ड्स मगध हु मेंटेन सच ए ह्यूज आर्म्ड फोर्सेज, ठीक है ना, किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी कि इनको कैसे हराया जाएगा। दे वर द फर्स्ट रूलर टू यूज़ वार एलिफेंट। इन्होंने एलिफेंट यूज़ करने वाले पहले राजा थे मगध वाले। द एलिफेंट वाज मेड अवेलेबल टू देम फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। एलिफेंट कुड बी यूज्ड टू द एरिया वेयर देयर इज नो रोड्स ऑफ द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। एलिफेंट्स का प्रयोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए और लड़ाई दोनों काम के लिए किया जाता था। अगला देखेंगे सोसाइटी एंड द कल्चर। सोसाइटी और कल्चर के कारण भी बहुत फर्क पड़ा। कहाँ पर, मगध के डेवलपमेंट में, और मगध सबसे बड़ा उभर के क्यों आया। ये 4-5 कारण तो आपको समझ में आ गए। क्या है, मगध वाज एन मोर प्रोग्रेसिव एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट। बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव था दूसरे। हियर आर द पीपुल नोज द नॉन आर्यंस वर द मेजोरिटी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी कि लोगों की मानसिकता, और लोग अगर समझदार हों, ठीक है ना, लोग नई चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो, जो गलत है उसके खिलाफ बोलते हो, तो वहाँ अपने आप समाज जो है वो सुधरने लग जाता है, वहाँ का एरिया सुधरने लग जाता है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सुधरने लग जाता है। राजा भी समझदार हो, उदार हो, चीज़ों को लेके बड़ा संवेदनशील हो कि चीज़ें सही होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, तो फिर ऑलरेडी जो है समाज जो है और एरिया जो है वो डेवलप होने लग जाता है। यहाँ पर क्या था कि मगध में जनरली जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी वो नॉन आर्यंस की थी,
नॉन आर्यंस मतलब जो आर्यंस के अलावा जो यहाँ पे लोग थे जो यहाँ के रहने वाले थे, जो जनरली क्या हुआ कि आर्यंस वाली जो सभ्यताएं थी, जो आर्यंस के ही बाद में जो वंशज हुए, ठीक है ना, उन एरिया में जो रिचुअल्स थे वो बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो रिचुअल्स होने के कारण वहाँ पे जो पंडित वगैरह या ब्राह्मण जो सभ्यता थी वो बहुत ज़्यादा कट्टरवादी हो गई थी, जिसके कारण जो ब्राह्मण और वो उनके होते थे वही राजा को जो बोलते थे राजा को मानना पड़ता था, और उसके कारण जो है एक राज्य का पूरा विकास नहीं हो पाया, ठीक है ना। परंतु मगध में क्या था कि जो नॉन आर्यंस की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो वहाँ पर कोई भी कट्टर ब्राह्मणवादी मानसिकता किसी के पास भी नहीं थी। वो जो नई नई चीज़ें आती थी उसको एक्सेप्ट करते थे, जो अच्छा है उसको लेते थे। राजा भी इतना उदार था, चीज़ों को, नई नई चीज़ों को जो है वो एक्सेप्ट करता था और लोगों को प्रोत्साहित करता होगा। यही सब चीज़ें मानते हुए दे वर अगेंस्ट द ग्रोथ ऑफ ऑर्थोडॉक्स और ब्राह्मणिकल सर्कल, है ना, ब्राह्मणिकल सिस्टम इन द सोसाइटी। और जो राजा थे और जो जनता थी वो ऑर्थोडॉक्स, जो पुरानी जो चीज़ें होती है ऑर्थोडॉक्स, उनको ब्राह्मण वाला जो सिस्टम था उसको मानने से जो है उन्होंने मना कर दिया, उसको बिल्कुल कम से कम अवॉइड किया कि ये दूसरी जगह हो रहा है, इसको यहाँ मत लाओ, ठीक है ना। दस द मगध वॉज मोर लिबरल, जिसके कारण मगध जो है वो बहुत लिबरल हो गया, उदार हो गया एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट। एंड मगध पीपल वर वेरी एंथुसियास्टिक फॉर द एक्सपांशन ऑफ देयर किंगडम, ठीक है ना। तो जब आदमी को जो है जब बांधा नहीं जाएगा तो वो बहुत सारे काम करेगा, वो विकास करेगा, और वही उसका विकास ही देश के विकास में भी मदद करेगा। यही सब चीज़ें मगध में भी होना चालू हो गई थी। तो इमर्स ऑफ द, और इसी के कारण जो है वहाँ पर जैनिज्म पनपा, वहाँ पर बुद्धिज़्म भी पनपा, ठीक है ना। तो जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म लेड टू रिवॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ फिलोसफी, ठीक है ना। और ये कारण क्यों हुआ, लोगों की मानसिकता वहाँ पर ब्राह्मण वाली क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि जैन और बौद्ध धर्म जो थे उन लोगों के एक नया कंसेप्ट, नई फिलोसफी के साथ आए थे, और लोगों ने उस फिलोसफी को एक्सेप्ट किया, और उस फिलोसफी के साथ जो है मगध का डेवलपमेंट चालू होने लग गया, ठीक है ना। दे इनहांस देयर लिबरल ट्रेडिशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है अपन ने देखी सोसाइटी के कारण। बात समझ में आ गई। तो अपन ने क्या क्या देखा अभी, अपन ने अभी देखा कि ठीक है, और एक कारण तो ये भी था कि वहाँ के राजा योग्य थे, ठीक है ना। तो ये अपन ने देखा पहला कारण, मगध का एक बड़ा महाजनपदों में सबसे मेन महाजनपद उभर के आने का पहला कारण था कि वहाँ के राजा योग्य थे। दूसरा कारण था वहाँ के ज्योग्राफिकल लोकेशन, वो जिस एरिया में बसा था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तीसरा था वहाँ की फर्टाइल लैंड, गंगा नदी के किनारे पर था, गंगा गंडक सोन। फिर रॉ मटेरियल, वहाँ पे लोहा इजीली अवेलेबल था, है ना, नदियों के लिए नाव चलाने के लिए। टिम्बर, वहाँ पे जो लकड़ी होती है वो बहुत इजीली अवेलेबल थी। फिर टाउन और वहाँ के जो शहर वगैरह है उसमें मेटल वगैरह का प्रयोग किया जाने लगा, टोल टैक्स का प्रयोग किया जाने लगा, टोल से पैसा आने लगा। उसके बाद उनके पास आर्मी बहुत ज़्यादा थी, आर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण उनको कभी कोई रोक नहीं पाया, जैसा उनको जैसे विकास करना वैसे किया उन्होंने। फिर उसके बाद वहाँ का सोसाइटी और कल्चर, ये वहाँ पे फिर जैनिज़्म और बुद्धिज़्म पलपा, और उन्होंने उस मानसिकता के साथ वहाँ की जो पुरानी ऑर्थोडॉक्स वाली चीज़ें थी उसको ख़त्म करके नई विचारधारा को जन्मा और नए लोगों को आगे लाए, जिसके कारण जो है वहाँ का एरिया जो है डेवलप होना चालू हुआ। ये मेन कारण है, ये कुछ मेन कारण है जिसके कारण मगध जो है सबसे बड़ी महाजनपदों में, 16 महाजनपदों में केवल एक सबसे बड़ी महाजनपद उभर कर आई। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन 11 नंबर में बहुत आसानी से पूछा जा सकता है। आपको किसी भी स्थिति में ये सारे पॉइंट कवर करना है अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है ना। तो आप जो है एक बार इसको गो थ्रू कर लें, याद तो हो ही गया होगा आपको, ठीक है ना। नोट्स बनाएं, तो जिन लोगों के पास पहले से तैयारी है उसमें से कुछ पॉइंट इसमें ऐड करना है तो ऐड कर लें। ऐसा लगता है कि ये छोटे में लिखा है, आपने कहीं बहुत बड़े में लिखा है, तो छोटे में लिखना हो तो यहाँ से लिख लें, ठीक है ना। और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये सफिशिएंट है, इसको आप ऐसा कैसा लिख लें। 11 नंबर में क्वेश्चन आने लायक है कि वाई मगध बिकम सो मच पावरफुल, ठीक है ना। और सभी में मगध ही क्यों इतना ज़्यादा उभर कर आया, सभी 16 महाजनपदों में से। इतना क्लियर है, ठीक है ना। अब मगध का कारण तो अपने को समझ में आ गया कि मगध में था, ठीक है ना। इन सब कारणों में से जो 6 कारण पढ़े हैं, वैसे 7 कारण पढ़े हैं। 7वां कारण ये था कि वहाँ के राजा बहुत योग्य थे। जो भी वंश वहाँ पर आए एक के बाद एक, सबसे पहला वंश वहाँ पे हर्षक डायनेस्टी आएगा। उस हर्षक डायनेस्टी में जो राजा हुए, एक डायनेस्टी मतलब एक वंश में जितने राजा हुए, राजा उसका बेटा उसका बेटा उसका, ऐसा भी चलता था। फिर उसके बाद दूसरा वंश आया, ठीक है ना, किसी ने राजा को मार दिया, फिर नया अपना वंश चालू कर दिया, ठीक है। तो पहला वंश था हर्षक वंश, ठीक है ना। तो उसमें क्या हुआ कि जितने भी वंश हुए उन वंशों के जो राजा थे वो बहुत योग्य हुए,
और वहाँ के जो जो वहाँ की सभ्यता थी, मेनली वो सभ्यता जैन और बुद्धिज़्म पे फॉलो करती थी। जैनी का कंसेप्ट और बुद्ध का कंसेप्ट, और वो जो कंसेप्ट था वो डेवलपमेंट वाला कंसेप्ट था, वो बिल्कुल उदार कंसेप्ट था, वो किसी के शोषण से रिलेटेड नहीं था। जब किसी का शोषण नहीं होगा, सबको काम करने का मौका दिया जाएगा, कोई हिंसा नहीं होगी, कोई चोरी चकारी कुछ नहीं होगा, इतना बढ़िया माहौल को तैयार किया गया। तो जो जैन और बौद्ध फिलॉसफी थी, इसी ने सबसे ज़्यादा मगध को जो है एक अलग आइडेंटिटी दी, और उसी ने मगध के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा योगदान किया। क्योंकि जितने भी राजा हुए हैं वो या तो बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे हैं या जैनिज़्म महावीर के अनुयायी रहे हैं। तो इनकी जो शिक्षाएं थी वो इतनी लिबरल थी, इतनी उदार थी कि ना वो तो जनता को परेशान करते थे, ना जनता किसी और कारण से, न किसी के कारण टैक्स ज़्यादा लेते थे, न किसी को स्लेव गुलामी बहुत ज़्यादा किसी को प्रताड़ित किया जाता था। इस प्रकार का कोई कंसेप्ट नहीं होता था, क्योंकि राजा को सिखाया ही नहीं गया। ये सब होता था ब्राह्मण जो सोसाइटी थी, ब्राह्मण सिविलाइजेशन जो थी, उस वाले में सब चल रहा था। तो इसी के कारण वहाँ की सोच ही बदल गई, तो सोच बदल गई तो सब काम करने का तरीका ही बदल गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हुई, अब क्या हुआ, ये सब चीज़ें तो मगध को ऊपर उठा के ली। इन सब में सबसे मेन कारण क्या था, राजाओं का। तो राजाओं में भी एक एक डायनेस्टी अपन पढ़ेंगे, उनमें सब सारे राजाओं को डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। एक एक राजा 3 नंबर या 5 नंबर में पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। प्रीवियस ईयर में भी पूछा है। प्रीवियस ईयर आप पेपर्स को लेके बैठे, आपको थोड़ी स्थिति उससे क्लियर होगी, ठीक है ना। सबसे पहली अपन जो डायनेस्टी की बात करेंगे वो इम्पोर्टेंट, ये लिखा है मैंने, इम्पोर्टेंट एंशिएंट इंडियन डायनेस्टी ऑफ मगध। मगध में सबसे इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज कौन कौन सी है। सबसे पहली जो डायनेस्टी आती है वो थी हर्यंका डायनेस्टी, ठीक है ना। हर्यंका डायनेस्टी, इसी में जो है सबसे पहले बिंबिसार आएगा, फिर बिंबिसार के बाद अजात शत्रु आएगा, फिर उड़ीन आएगा, और फिर 2-4 राजा के बाद नागाशका आएगा, ठीक है ना। तो ये 3-4 इसमें अपन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले शिशुनाग आएगा, ठीक है ना। और फिर एक आध राजा और है, कालाशोक वगैरह क्या नाम है उसका, ठीक है ना। ये 2 राजा आएंगे। फिर उसके बाद नंद डायनेस्टी आएगी। नंद डायनेस्टी में भी महापद्मनंद आएगा और फिर धनानंद आएगा, ठीक है ना। तो ये, उसके बाद अपन मौर्य डायनेस्टी पढ़ेंगे। मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। फिर बाद में और भी राजा हैं, अशोक वक्षोक, वो सब आएंगे। और फिर आखिरी में गुप्ता डायनेस्टी है, ये तो अपन देखेंगे। तो अभी सबसे पहले जो डायनेस्टी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन हर्षक डायनेस्टी, और इसमें एक एक राजा जो है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और एक और भाई, इन सबको डिटेल में देखेंगे। इनके समय जो भी इंपॉर्टेंट काम हुआ है, ये 3 नंबर और 5 नंबर में आने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से याद करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप इजीली जो है याद कर लेंगे और इनको नोट्स बनाते चले। ये फ़ोटो थोड़ा सा देख लो एक बार, 1 मिनट में बताता हूँ। इसको समझाना पड़ेगा, मैं 1 मिनट बता रहा हूँ आपको। क्लियर है? क्लियर है? देखना पड़ता है अलाइनमेंट बार बार। हाँ, तो अपन क्या बात कर रहे थे, इस फोटो के बारे में देख रहे थे। तो आप यहाँ से देख लें, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको, मोटा मोटा है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको पढ़ूंगा हर्षक डायनेस्टी। हर्षक डायनेस्टी में 3 राजा इंपॉर्टेंट है। पहला बिंबिसार, दूसरा उसका बेटा अजातशत्रु और तीसरा उसका बेटा उदयन, ठीक है। ये 3 राजा इंपॉर्टेंट है। तो अपन देखेंगे कि ये जो बिंबिसार था, इसका जो समय है वो 544 से लेकर 492 BC तक है। ये लगभग 52 साल काम किया भाई लोगों ने, ठीक है ना। दूसरी चीज़, जितने भी साल काम किया ये देख लेना आप। तो जो बिंबिसार का एरिया है वो ये था, राजगिरी तक का। इसने ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं किया, बस राजगिरी को ही अपना मेन फोकस रखा, और राजगिरी में ही जो है इसने पूरा अपना समय निकाला। राजगिरी को ही इसने अपनी राजधानी बनाए रखा, ठीक है। बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु, ठीक है ना। अजातशत्रु थोड़ा महत्वाकांक्षी ज़्यादा था, ठीक है ना। और इसने क्या किया था कि अपने पिताजी को ही जो है मार कर जो है राज्य को एक्सपांशन
पिता को ही मारने का वहाँ पे प्रथा चल रही थी, ठीक है ना। हर बेटे ने अपने पिता को मारा था, हर्षक डायनेस्टी का ये रूल है, ठीक है ना। जो आखिरी राजा था उसके केस में ऐसा नहीं हुआ, पर बाकी लगभग सबने एक दूसरे को मार मार के ही राजा बने हैं, वहाँ पे ये सब चल रहा था। तो बिंबिसार जो था वो राजगिरी में था, डेवलप हुआ। उसके बाद उसका बेटा है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने राजगिरी को के अलावा इस पूरे एरिया को लगभग आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश तक के एरिया को, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये जो दोनों एरिया हैं ये इस अजातशत्रु ने कवर कर लिए थे, ठीक है, जीत के। फिर उसके बाद अजातशत्रु के बाद जो तीसरा राजा जो बन के आया था वो था उडाइन, ठीक है ना। तो उडाइन का भी यही जो था एरिया लगभग आपने को देखने को मिला। तो ये 3 राजा जो है आपको याद रखना, बिंबिसार, फिर उसके बाद अजातशत्रु और फिर उसके बाद है अपना उडाइन। ये तीनों को अपने को देखना है, इन तीनों को। बस इनका एरिया याद रखना कि ये इस एरिया में है ना। ये जो एरिया दिख रहा है आपको ये गंगेटिक प्लेन है, ठीक है ना। और गंगेटिक प्लेन, ये गंगा यहाँ से जा रही है, इस प्रकार से। तो ये गंगा वाला जो एरिया था ये यूपी का, और ये बिहार वाला जो एरिया है इसी एरिया में जो है इनका पूरा एक्सपांशन था। और ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी अच्छा एरिया था, फर्टाइल था, जिसके कारण ये हुआ। इतना क्लियर है। उसके बाद का अपन देखेंगे तो ये वाली जो स्थिति है राजगीर वाली है, फिर वाराणसी, ठीक है ना। और इन्होंने अजातशत्रु और बिंबिसार ने ये कवर किया था। ये है हर्षक डायनेस्टी के राजा, जिसको आप क्रोनोलॉजी जो मैं बता रहा था आपको। सबसे पहला जो राजा है वो है भैया बिंबिसार, 544 से 492 BC तक। इसका बेटा जो हुआ वो हुआ भाई साहब ये अजातशत्रु, 492 से 460, लगभग 32 ईयर, ठीक है ना। ये कितने साल चला? तो ये साल चला होगा भाई 44 और 8, तो ये लगभग चला 52 ईयर, ठीक है। फिर उडाइन चला, ये लगभग चला 24 साल, 24 ईयर। इसके बाद ये 2 इनके राजा थे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनका कार्यकाल भी बहुत कम समय का रहा, ठीक है ना। और इन्होंने कुछ काम भी कोई खास किया नहीं। और आखिरी राजा जो है वो ये है, ठीक है ना। इसने थोड़ा सा लंबा समय काटा, इसने थोड़ा लंबा समय काटा, 24 साल का, ठीक है। और इसी के बाद जो है सबसे ज़्यादा वहाँ पे दूसरा राजवंश आया। तो सबसे जो पहला राजा था वो बिंबिसार था, उसका बेटा अजातशत्रु, उसका बेटा उडाइन, उसका बेटा ये अनिरुद्ध, उसका बेटा जो है मंडा, और उसका बेटा जो है नागदस्का। ये सारी चीज़ें अपने को देखना, क्रोनोलॉजी है, इसको याद रख लें, नहीं तो मैं भी जो पढ़ाऊँगा लाइन से उसमें भी आपको ये याद हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे बिंबिसार को, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये जो पीरियड है ना, इस समय महावीर मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी चल रहा है, चालू हो गए थे, ठीक है ना। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म साइड में वो भी चल रहे हैं, डेवलपमेंट उनका भी चल रहा है। तो ये जैसे ख़त्म होगा ना, तो मैं फिर आपको एक बार बीच में बौद्ध धर्म और जैन धर्म, अगली जो क्लासेस होगी अगले, वो मैं उसमें बौद्ध और जैन को कवर कर लूँगा, ताकि उसमें क्रोनोलॉजी थोड़ी आपको समझ में आ जाए। चालू यहीं से करेंगे, बिंबिसार से देखेंगे। तो देखो भैया, तो बिंबिसार ने जो है इतने साल काम किया वही लोगों ने, ठीक है। इस सन थोड़ा सा हो सकता है गलत लिख दिया हो मैंने, पर आप इसको देखें, क्योंकि ये सब चीज़ें अलग अलग किताबों में अलग अलग है। जनरली ये जो है 544 से 492 लगभग ये वाला जो समय है ना, ये सही लिखा है। बिंबिसार वाज टाइपिंग में शायद दिक्कत कर दी उसने। इसको एक टाइटल दिया गया था श्रेणिया का, ठीक है ना। बिंबिसार ने 12 साल काम किया था, और ये इसके पिता का नाम था भाटिया, ठीक है ना, भाटिया जी, ठीक है। एंड कंटेम्प्रेरी एंड द फॉलोवर ऑफ द बुद्धा एंड आल्सो एडमायर ऑफ द महावीर हु वाज आल्सो हिज कंटेम्प्रेरी, ठीक है ना। तो ये बोलना ये चाह रहा है, इस कहानी को मैं पहले 2 मिनट समझा दूं, उसके बाद ये पढ़ लेंगे जो लिखा है, ठीक है। तो बिंबिसार ने सबसे पहले हर्षक डायनेस्टी की स्थापना करी। बिंबिसार से पहले उसके पिताजी जो थे वो वहाँ के छोटे से क्षेत्र के राजा थे, परंतु उन्होंने हर्षक डायनेस्टी की स्थापना नहीं करी थी। ऐसा माना जाता है कि हर्षक डायनेस्टी की जो स्थापना है वो, ये सब माना जाता है ना, ऐसा माना जाता है कि हर्षक डायनेस्टी की स्थापना जो है बिंबिसार ने करी। बिंबिसार ने लगभग 52 साल राज्य किया,
ठीक है ना। और 52 साल राज्य में उसने अपनी जो राजधानी है वो राजगिरी जो है वहाँ पर बनाई और राजगिरी को ही जो है डेवलप किया। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, बिंबिसार ने युद्ध लड़े, कुछ युद्ध भी लड़े हैं। इसके अलावा इसकी जो मेजर पॉलिसीज़ थी वो थी विवाह वाली पॉलिसी। इसने विवाह किए और विवाह करने के बाद जो विवाह में उस ज़माने में दहेज वगैरह डाउरी सिस्टम होता था, तो जो जिससे विवाह होता था, जिस घर की लड़की होती थी, वहाँ उन दहेज में वो पूरा का पूरा शहर दे देते थे। तो इसने क्या किया, विवाह की नीतियाँ अपनाई, अपना राज्य एक्सपांशन करने के लिए बस विवाह करो। ठीक है, 4-5 विवाह किए हैं, 4 के बारे में जानकारी है। तो 4 विवाह से इसने बड़े बड़े जिन भी राजाओं से शादी करी, उसके 2 फायदे होते थे। एक तो जिस राजा से इसने जिस राजा की लड़की से इसने शादी करी, एक तो वो लोग कभी भी फिर हमला नहीं करते थे मगध पे। दूसरी चीज़ कि दहेज में कोई बड़ा राज्य और उनका मिल जाता था। ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें जो है इसके फेवर में ही, और इसने यही नीति अपनाई बिंबिसार ने। देखेंगे इसके बारे में। हिज कैपिटल वाज गिरिवराज या राजगिरी, सराउंडेड बाय 5 हिल्स, जो अपन ने देखी थी। ओपनिंग विद द क्लोज ऑफ द स्टोन, जो इसकी जो राजधानी थी वो चारों तरफ से स्टोन से ढकी हुई थी। दिस मेड राजगिरी एन इम्प्रेग्नेबल। ही वॉज द फर्स्ट किंग टू हैव स्टैंडिंग आर्मी, ये ऐसा पहला राजा था जिसके पास खड़ी हुई आर्मी थी। मगध केम इन टू प्रोविंसेस अंडर हिज लीडरशिप, मगध जो है प्रोविंस अच्छा आया। ही हैड He had rivalries with the Avanti king Pradyota, but later became friend, and Bimbisar even sent his royal physician Jivka to Ujjain। ठीक है ना। तो एक राजा था वहाँ पे, उस ज़माने में एक अपन ने पढ़ी थी, एक महाजनपद थी जिसका नाम था अवंतिका, जो उज्जैन में थी जनरली। तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर थी और वो सबसे ज़्यादा खतरनाक लोग थे, और मगध वालों को डर भी उन्हीं से लगता था। तो वहाँ का राजा था, उसका राजा का नाम था, क्या नाम था भैया राजा का? प्रद्योता। ठीक है ना, जो उज्जैन का राजा था। तो इसने क्या, शुरुआत में तो बहुत लड़ाई चलती थी, तो पर बाद में इसने उससे मित्रतापूर्ण संबंध बनाए। और जो है इनके यहाँ, जो मैंने आपको पिछली क्लास में एक जीवक करके इनके यहाँ पर एक डॉक्टर था, फिजिशियन था, उसकी कहानी सुनाई थी आपको। तो इसने जो है, जब वो प्रद्योता की तबीयत खराब हुई तो इस भाई ने अपने उसको डॉक्टर को बोला कि आप वहाँ जाकर उसका इलाज कीजिए, जिससे जो है इनके बीच में मित्रतापूर्ण संबंध और ज़्यादा अच्छे हुए और लड़ाई वाला लफड़ा ख़त्म हुआ। ठीक है ना। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा कट गया है ये आपको, यहाँ पे लिखा हुआ कि मैट्रिमोनियल अलायंस जो है इसने बनाए और अपने राज्य को डेवलप अच्छा स्ट्रेंथ करने के लिए। मैट्रिमोनियल मतलब वही, इसने शादी करो, बहु विवाह करो, ठीक है ना। और जितने ज़्यादा विवाह होंगे उतने ज़्यादा जो है समधी होंगे, ना तो वो राज्य फिर हम पे हमला करेंगे और दहेज में भी कुछ बहुत सारा मिल जाएगा, एरिया वेरिया। तो दोनों उसी नीति का प्रयोग करते हुए भाई ने जो है डेवलपमेंट किया, अपने राज्य का एक्सपांशन किया। 4 वाइफ के बारे में मिला है, पता चला है इसकी 4 वाइफ्स होती थी। ठीक है ना। और 4 पत्नियां कौन कौन सी थी? सबसे पहली और सबसे प्रभावी जो पत्नी थी जिसके बारे में जानकारी मिलती थी वो है कौशला देवी। ठीक है ना। कौशला देवी ये बहुत इम्पोर्टेंट महिला थी, और ऐसा कहा जाता है, ऐसा लिखा भी है किताबों में कि ये बहुत ज़्यादा होशियार थी राजनीति में। और बिंबिसार को ये सारे जो डिसीजन थे वो यही लिया करती थी राज्य एक्सपांशन के। ठीक है ना। तो ये बहुत होशियार महिला थी, और इसी ने जो है बिंबिसार का या जो हर्यक्षक डायनेस्टी का एक्सपांशन करने में बहुत ज़्यादा मदद करी है। ये दरबार में राजा के साथ बैठती थी और हर डिसीजन में राजा इससे पूछ के लिया करता था। ये बहुत होशियार महिला थी। शी वॉज द डॉटर ऑफ द किंग कोसला, ये कोसला के जो राजा थे उनकी बेटी थी। ठीक है ना। और सिस्टर ऑफ प्रासंजित, प्रासंजित की बहन थी। ये प्रासंजित कौन है इसके बारे में बताऊँगा मैं आपको। ही रिसीव्ड काशी एंड डाउरी। ठीक है ना। जब इससे शादी हुई कौशला देवी से इसकी, बिंबिसार की, तो डाउरी में जो है इसको पूरा का पूरा काशी गांव या शहर जो भी था उस ज़माने का, पूरा काशी विश्वनाथ वाला दे दिया गया। ये इसी के दूसरी जो इसकी शादी हुई चेलन्ना से। ये चेलन्ना जो थी वो वैशाली के लिच्छवी चीफ जो थे, लिच्छवी राजा की बेटी थी। ठीक है ना। और वैशाली, और ये जो थी चेलन्ना, ये त्रिशला की बहन थी। और तीसरा कौन थी? महावीर स्वामी की मदर। ठीक है ना। महावीर ये जैन धर्म के जो प्रवर्तक रहे हैं उनकी मदर थी। ठीक है ना। तो इसने लिच्छवी जो किंग थे, वैशाली एक बड़ा महाजनपद उभर के आ रहा था, तो वैशाली को भी इसने जो है काउंटर किया। तो दो राजा, एक तो कौशला और एक वैशाली, ये दोनों बड़े बड़े महाजनपद थे। उससे इसने क्या किया,
मित्रतापूर्ण संबंध बनाने के लिए उनकी बेटी से शादी कर ली, ठीक है ना। तो अब जो समधी हो गए, दामाद के ऊपर तो हमला करेंगे नहीं वो ससुर जी, तो वो एरिया बच गया। जो बड़े बड़े दुश्मन थे इनके, उनसे इसने शादी करवा दी अपनी, और दहेज में इतने बड़े बड़े उनको एरिया भी मिल गया। तीसरी जो शादी हुई इसकी, वो हुई खेमा से। ये खेमा किसकी बेटी थी? ये पंजाब का मदरा किंग थे, ठीक है ना, उनकी बेटी थी खेमा। और चौथी शादी हुई थी वेदी से, ठीक है ना, और ये जो है वेदाता किंग की बेटी थी। तो ये 4 शादियाँ का जिक्र मिलता है, ठीक है, पुराणों में या किताबों में। तो ये 4 शादियाँ आपको याद रखनी है कि इसने शादी करो की नीति अपनाई, शादी करो और अपना एरिया एक्सपांशन करो, ठीक है। he followed a policy to conquest and expansion. Most notable conquest of Bimbisar was that of Anga. अंग को इसने किया था। he had an effective and excellent administrative system, ठीक है ना। इसके पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो बहुत अच्छा था, और जो अधिकारी थे वो 3 प्रकार में बटे हुए थे, एक एग्जीक्यूटिव, मिलिट्री और जुडिशियल, ठीक है ना। तो जुडिशियल भी थे, मतलब आप समझ लो कितना बढ़िया काम चलता हुआ है। और ये सब करवाती थी कौशला देवी। बिम्बिसार रेन फ्रॉम 545 to 493 BC. The extent of his kingdom mentioned the महावगा. His advisory include, इसकी जो एडवाइजरी थी, जो सलाहकार समिति थी, उसमें कुछ लोग थे, ठीक है ना, जिनका अलग अलग काम होता था, और इन सबको आप थोड़ा देख लें। यहाँ तक तो बिम्बिसार का काम चल रहा था, बढ़िया शादी वादी हुई। इसके बाद क्या हुआ कि कुछ धर्मगुरु भी आने लग गए, जैसे जैनियों के महावीर स्वामी आए, गौतम बुद्ध आए। तो इन्होंने क्या किया, और यहाँ पे देखेंगे बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्लेम दैट किंग वाज फॉलोड देयर रेस्पेक्टिव रिलीजन। दोनों ने, जो जैन धर्म के भी जो बाद में स्क्रिप्ट मिले हैं और बौद्ध धर्म के भी स्क्रिप्ट मिले हैं, उन दोनों ने ये लिखा है कि जो बिम्बिसार था वो हमारा फॉलोवर था, हमारी आज्ञा मानता था और हमारे ही जो धर्म है उस पर चलता था, ठीक है ना। वो तो लिखेंगे ही। और जो राजा था, इससे ये पता चलता है कि राजा बहुत उदार था, वो सभी धर्मों को जो है इक्वली ट्रीट करता था और सब में पैसा लगाता था और सबके विकास की बात करता था और अच्छी चीज़ों को फैलाने में, उस धर्म की अच्छी चीज़ों को फैलाने में मदद करता था। तो कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि ये बौद्ध धर्म को फॉलो करता था या जैन धर्म को फॉलो करता था। उसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्तराध्यान सूत्रा सेज ही वॉज द फॉलोवर ऑफ महावीर। ये जैन धर्म का एक सूत्र है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं उत्तराध्यान। उत्तराध्यान में लिखा हुआ है कि ये जो है महावीर का फॉलोवर था। कौन? बिम्बिसार। वेर सुत्त निपटक, ये एक सुत्ता निपट जो है, ये बौद्ध धर्म का एक जो है बोल सकते हैं कि स्क्रिप्ट है। उसमें ये लिखा हुआ है कि ये और इसकी वाइफ खेमा, ये दोनों जो है बुद्ध के फॉलोवर्स थे, ठीक है ना। तो बौद्धों ने लिखा है कि हमारा फॉलोवर्स था, जैनों ने लिखा है कि हमारा फॉलोवर्स था। मतलब ये दोनों का फॉलोवर्स हो रहा होगा, सभी भगवानों को या सभी विचारधाराओं को इसने सम्मान दिया होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अपने को देखनी है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें हैं। और ये भी है कि जीवक को इसने भेजा था। तो जीवक की कहानी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। लास्ट क्लास में यही हुआ था कि जीवक जो है, भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध की जब एक बार तबीयत खराब हुई तो बिम्बिसार ने जीवक को, जो इनका राजवैद्य था, डॉक्टर था, उसको बोला था कि आप जाएं और गौतम बुद्ध के और भगवान की जो है देखभाल करें, उनको इलाज करें। तो ये गए, भाई साहब गए जीवक, और वहाँ पे जाके गौतम बुद्ध, इससे पता चलता है कि गौतम बुद्ध का प्रभाव जो था इन पर था। ये इस चीज़ से भी ये पता चलता है। हालांकि दोनों चीज़ों का पता चली है। द पुराना रिफर्ड हिम एज ए हेमजीत, ठीक है ना, खेशमजीत, खेशरोज, और ये पुराणों ने इसको इतना ज़्यादा जो है अलग अलग नाम दिए हैं। ये आप नाम वाम देख लें क्या क्या नाम दिए हैं और इन सब चीज़ें से, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना बिम्बिसार। तो अब क्या हुआ कि बिम्बिसार जो था, देखो ये जो है ना फिलोसोफियाँ है, ठीक है ना, कि एक, और जब बिम्बिसार इतना ज़्यादा वो होने लग गया था तो बिम्बिसार का इतनी 4-4, 5-5 वाइफ थी, तो कुछ बच्चे भी हुए होंगे। तो इनकी जो वाइफ थी एक चेलन्ना से इनको एक बेटा पैदा हुआ, वो था अजातशत्रु, ठीक है ना। तो क्या होता था ना, उस ज़माने में ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, पर ये था कि अगर बाप जैन धर्म का अनुयायी है तो बेटा जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी होगा, फिर उसका बेटा जैन धर्म का अनुयायी होगा, फिर उसका बेटा बौद्ध धर्म का अनुयायी है। तो ये अल्टरनेट चलता रहता था, ठीक है ना। मतलब ये समझ लीजिए आप, और हर बेटे ने अपने बाप का कत्ल किया है और अनुयायी अपने बदलते रहते थे। बात समझ आ रही है आपको? नहीं आ रही? ये है बात का है कि जैसे जैसे जब कोई किसी भी धर्म को चलाने के लिए पैसा चाहिए, उसके धर्म के एक्सपांशन के लिए, और धर्म का जब एक्सपांशन होगा तो पैसा
चाहिए। और पैसा किसके पास होगा? राजा के पास होगा। मतलब राजा जिसकी मुट्ठी में वो धर्म ज़्यादा फैलेगा, क्योंकि राजा जितना पैसा देगा उतना ज़्यादा एक्सपांशन होगा। ठीक है ना, ये सिंपल कंसेप्ट आपको समझ में आता है। तो अब क्या हुआ कि एक राजा जब बहुत ज़्यादा किसी एक धर्म को फॉलो करने लग गया, उसमें पैसा लगाने लग गया, तो दूसरे धर्म वालों को जो है दिक्कत होने लग गई होगी। ये केवल एक विचारधारा है, इसको आप उससे ज़्यादा डीप में ना जाएं। ऐसा हो सकता है कि एक राजा जब किसी एक तरफ बढ़ रहा हो तो दूसरे धर्म वालों ने, ब्राह्मणों ने या किसी और धर्म वालों ने उसके बेटे को जो है भड़काया और उससे अपने राजा का कत्ल करवा दिया, उससे अपने पिता का कत्ल करवा दिया। फिर वो खुद राजा बना और जिस धर्म ने उसको बोला था मारने को, वो उसको सप्लाई होने लग गया पैसा, जो पहले दूसरे धर्म को होता था। तब जो पहला धर्म था उसको गुस्सा आया, फिर उसने जो इसका बेटा हुआ अजातशत्रु का, उसको अपनी तरफ करने की कोशिश करी, उसको अपने तरफ कर लिया और फिर इसका कत्ल करवा दिया अजातशत्रु का। मतलब यहाँ ये है कि हर बेटे की विचारधारा अपने पिता से नहीं मिलती थी और इसीलिए सत्ता पाने के लिए, सत्ता के लालच में जो है हर बेटे ने अपने पिता को मारा है। यही हर्षक डायनेस्टी में चलता रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? तो बिंबिसार सबसे पहला राजा था और बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु, जो हुआ था बिंबिसार और चेलन्ना से। ठीक है ना। तो अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करी। ऐसा बोला जाता है कि उसने पिता को कैद कर दिया था, बिंबिसार को, और कैद करने के बाद जो था वो उसको जेल में रखा गया काफ़ी समय तक। और धीरे धीरे बिंबिसार ने खाना पीना छोड़ दिया था, त्याग दिया था, और वो अंत तक भूखे रहते हुए ही उसने अपना देह त्याग दिया। तो ये चीज़ भी बोली जाती है, कंसेप्ट वही है। बेटे ने अपने पिता को जेल में डलवाया, बेटे ने अपने पिता को मरवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अब दूसरा राजा जो आता है वो आता है अजातशत्रु। ठीक है, तो अजातशत्रु को देखेंगे अपन। अजातशत्रु का जो पीरियड है वो लगभग जो है वो 32 ईयर का है, 32 साल का। He was the son of Bimbisar and Chelanna. He killed his father and became rural. अजातशत्रु waged a war against वैशाली। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? जिस वैशाली से ये अपनी माँ जो चेलन्ना थी, ठीक है ना, वो वैशाली के राजा की बेटी थी। तो ये मतलब ये यूँ समझ लीजिए कि ये इसके मामा का घर था वैशाली। इसने क्या किया कि 16 वर्ष तक वो लड़ता रहा, क्योंकि वैशाली बहुत प्रॉस्पर था उस ज़माने में, इनसे भी ज़्यादा। तो ये 16 वर्षों तक उसने उससे लड़ाई करी अपने मामा लोगों से। ठीक है ना, अपने माता के भाई और अपने माता के पिता लोगों से। ठीक है ना, तो 16 वर्ष तक जो है इसने लड़ाई कर करके वैशाली को जीता, और तो 16 वर्षों ने वैशाली को इसको पूरा बर्बादी कर दिया था। ठीक है ना। द फैक्ट दिस द मदर वाज द लिच्छवी प्रिंसेस, इसको पता था कि इसकी माँ का ही घर था वो। ठीक है ना। तो इट टूक हिम 16 ईयर लॉन्ग टू डिस्ट्रॉय वैशाली एंड एड इट टू हिज एम्पायर। ही वॉन द वॉर अगेंस्ट द खोसला आल्सो। ठीक है ना। तो आपको समझ में आई होगी ये बात। अगर आपको नहीं आ रही हो तो मैं एक चीज़ पहले बता दूँ। खोसला से भी इसके पिता जो थे उसने खोसला की लड़की से शादी करी थी। तो बेटे ने जो है, पिता ने जिससे भी शादी करी, अपनी जितनी भी इसकी माएँ थी, सगी या सौतेली जो भी है, उन सब के राज्यों पे इसने अटैक किया। ठीक है ना। जबकि इसके पिता क्या थे, मित्रतापूर्ण संबंध बनाने वाले थे। पर ये जो था अजातशत्रु, इसने सब पे जो है अटैक किया, और लंबे समय के दौरान जो है जितने भी जो बड़े बड़े आसपास के जो वो थे, तो इसने कोसला पे भी अटैक किया और इसने वैशाली पे भी अटैक किया। ये दोनों चीज़ें क्लियर, यही लिखा हुआ है। ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ, इसी के समय जो अवंती का जो राजा थे, उन्होंने मगध पे अटैक करने का कोशिश करी, और मगध पर जब अटैक किया तो उस अटैक को रोकने के लिए इसने जो है राजगिरी जो इनकी राजधानी थी उसको सिक्योर करने के लिए उसको किलाबंदी करवाई, वहाँ पे किला विला बनवाया और दीवारें वगैरह से उसको सेफ करवाया। ठीक है ना। परंतु ये कभी लड़ाई हुई नहीं, अवंती वाले कभी जा नहीं पहुँचे वहाँ पे। ठीक है ना। तो ये इनको कुछ हुआ नहीं ज़्यादा। अजातशत्रु वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ महावीर एंड गौतम बुद्धा। इन कन्वेंट द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑफ राजगीर जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा इन 1483। ठीक है ना। और अंत में आते आते क्या हुआ कि इसने ये बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ करवा ली इसने, सब कुछ हो गया, और फिर गौतम बुद्ध का ये अनुयायी बना, वार वगैरह तैयार के। ठीक है ना। और इसने फिर पहली वहाँ पे बुद्ध काउंसलिंग करवाई। गौतम बुद्ध का अनुयायी था। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वो सन 483 BC में हो गई थी, 483 BC में हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद ही, थोड़े समय बाद ही जो है, उनके प्रिय शिष्य और राजा, मगध के राजा अजातशत्रु ने पहली बौद्ध संगति, जिसको बोलते हैं फर्स्ट बौद्ध काउंसिल, वो करवाई। ठीक है ना।
और ये बौद्ध काउंसिल क्या होती थी, वहाँ पे क्या होता था, ठीक है ना, कौन कौन लोग आते थे, उसके बारे में अपन देखेंगे कि अब क्या होता। तो इस भाई ने पहली बौद्ध काउंसिल करवाई। बौद्ध काउंसिलिंग के बारे में मैं जब बौद्ध धर्म पढ़ूंगा तब भी बताऊंगा, ठीक है ना, परंतु मैं इसके साथ ही इसलिए पढ़ा रहा था कि क्रोनोलॉजी में आपको ध्यान रहे कि किसने करी थी। तो अजातशत्रु ने करवाई थी और इसी के बाद अपन बौद्ध धर्म का फर्स्ट काउंसिल देखेंगे। तो सबसे पहले कि बौद्ध काउंसिल होती क्या है, 3 नंबर 5 नंबर में बहुत इजीली आ सकता है क्वेश्चन कि बौद्ध काउंसिल होती क्या थी। तो मोटा मोटा आप समझे कि भगवान बुद्ध के मरने के बाद उनके जो अनुयायी थे वो चाहते थे कि भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है वो सब तरफ फैले, पूरी दुनिया में जाए, और दुनिया में जाने पहुंचाने के लिए उनको चाहिए था पैसा। तो वो सबसे पहले और पैसा किसके पास होता था, राजा के पास। तो ये लोग क्या करते थे, हर धर्म अब किसी राजा को अप्रोच करता था और राजा को कोशिश करता था कि राजा भी उनके धर्म का अनुयायी बने और खुलकर जो है उस धर्म का के लिए चंदा दे, पैसा दे, ताकि उनका एक धर्म और ज़्यादा बढ़े। तो भगवान बुद्ध की शिक्षा इतनी अच्छी थी कि पूरे समाज में उसको फैलाने के लिए अजातशत्रु को लगा कि हमें और फैलाना चाहिए, इनकी शिक्षा बहुत अच्छी, इससे समाज सुधरेगा। तो इसलिए जो है बौद्ध काउंसिल का स्थापना की गई और बौद्ध काउंसिल जो है पहली बौद्ध मीटिंग कराई गई अजातशत्रु के द्वारा गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद। देखेंगे बुद्ध अब क्या होती है। बुद्धिज्म इज अ रिलीजन एंड फिलोसॉफी ग्राउंडेड ऑन द लेसन ऑफ गौतम बुद्धा, ठीक है ना, हु लिव्ड बिटवीन 563 to 483 BC, 500 की। बुद्धिज्म स्प्रेड ऑल ओवर द एंशिएंट इंडिया सब कॉन्टिनेंट एंड कंटिन्यू टू स्प्रेड इन साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप। बिलीव इन बुद्धिज्म आर कॉल्ड बुद्धिस्ट। ये बताया जा रहा है कि बुद्ध के जो फॉलोवर थे उनको बुद्धिस्ट कहा जाता था, बुद्धि अनुयायी कहा जाता था, और जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैला था, तो वो इस सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है ना, ईस्टर्न यूरोप, वहाँ तक बुद्धिज्म फैल चुका था। बुद्धिस्ट एथिक्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। जो बुद्ध के जो थ्योरीज थी, उसकी जो विचारधाराएं थी, कंसेप्ट एथिक्स जो थे, वो नॉन वायलेंस, अहिंसा पर बेस्ड थे, और सेल्फ कंट्रोल, खुद पर आत्मसंयम पे कंट्रोल होते थे, ठीक है ना, खुद पे कंट्रोल रखो। इन द एंटिक्विटी ऑफ बुद्धिज्म 6 बुद्धिस्ट काउंसिल वर समन्ड, ठीक है ना, और कालांतर में इसके बाद जब पीरियड होता जाएगा धीरे धीरे 6 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है। पहली इसने कराई है अजातशत्रु ने, ठीक है ना। तो पहली इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट है, सारी पढ़ेंगे अपन। पहली अजातशत्रु ने कराई थी और ऐसी टोटल 6 बुद्ध काउंसिल हुई है। एक तो अभी हुई है आज़ादी के बाद आखिरी वाली, ठीक है ना। दिस काउंसिल वर हेल्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ वेरियस रूलर। ये जो काउंसिल होती थी ये किसी महान राजा के अंडर होती थी, चेयर्ड बाय, और महान राजा नहीं करवाता था, राजा तो केवल यूँ जो है पैसा देता था, ठीक है ना, पर जो सारे जो रिचुअल होते थे, जो पूरा मैनेजमेंट होता था, वो कोई इनका जो मेन गुरु था, बुद्ध के बाद जो मेन गुरु थे या बुद्ध जिसको बोल गए थे, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा होशियार था, वो जो है यहाँ का मेन गुरु होता था। उसके अंडर की उसकी देखरेख में जो है बुद्ध काउंसिल होती थी। तो पहली बुद्ध काउंसिल करवाई तो अजातशत्रु ने थी, पर जो उसमें जो धर्म गुरु था, जो उस समय मेन गुरु जो थे उसके, वो थे कौन, बहुत सारे जो थे वो देखेंगे, और बहुत सारे जो है इसमें जो है वो लोग आते थे। ये सारी बातें कही गई है, ठीक है ना। तो ये सारे अब पढ़ते हैं पहली बुद्ध काउंसिल, ठीक है ना। तो पहली बुद्ध काउंसिल की बात चल रही है। राजा अजातशत्रु, ठीक है ना, मेन गुरु महाकश्यप, जो मेन गुरु था बुद्धों का उस समय, उसके अंडर उसकी देखरेख में ही जो है ये सब होता था, ठीक है ना। तो देखेंगे द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इज ट्रेडिशनली सेड टू हैव बीन हेल्ड जस्ट आफ्टर बुद्धस परिनिर्वाणा। परिनिर्वाणा एक शब्द है, जब बुद्ध जो है वो चले गए, देह निवासन हो गया उनका, देह त्याग हो गया उनका, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं परिनिर्वाण होना, है ना। बुद्ध के जीवन के अलग अलग समय पर जो अलग अलग स्थिति बनी थी उसको कुछ अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है ना। जब जैसे उन्होंने घर छोड़ा, घर त्यागा, तो उसको संदेश दिया, उसको अलग दिया, जब पैदा हुए उसको अलग दिया। और जब बुद्ध के जीवन के अलग अलग ये जो काल है, जो अलग अलग पीरियड है, उनको एक जानवर या एक पशु एनिमल्स से भी इंडिकेट किया जाता है। तो जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो वो जो पीरियड है उसको बोला जाता है परिनिर्वाण का समय, है ना, बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था, ठीक है ना। और उसके बाद जो है उनका जो धर्म गुरु बना बुद्धों का, वो महाकश्यप बना, है ना। महाकश्यप जो है वो बुद्धों का गुरु बना गौतम बुद्ध के बाद। क्लियर है बात। तो जब पहली काउंसिल हुई तो महाकश्यप उस समय गुरु थे बुद्ध के, और महाकश्यप के ही देखरेख में पहली बुद्ध काउंसिल अजातशत्रु ने करवाई, ठीक है ना। वन ऑफ हिज द मोस्ट सीनियर डिसिपल्स
एट द सतपति। और ये कहाँ हुई थी पहली काउंसिल? ये हुई थी सतपानी केव में। सतपानी जो गुफाएं हैं राजगिरी में जो है, राजगीर बिहार वही वाला जो इसकी राजधानी थी, उसी के पास में एक सतपानी केव्स है, वहीं पर जो है पहली काउंसिल हुई थी, ठीक है ना, जिसको अजातशत्रु ने करवाया था, जो अपन पढ़ रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव वास्तु इस काउंसिल का उद्देश्य क्या था? इस काउंसिल का उद्देश्य यह था टू प्रिजर्व द बुद्धा सेइंग, जो बुद्ध के जो बुद्ध ने जो कहा है, ठीक है, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उसको प्रिजर्व करना, ठीक है, उसको लिखना अच्छे से और उसको प्रिजर्व करना और उसको फैलाना, ठीक है, बुद्ध की शिक्षाओं को, ठीक है ना। एंड मोनास्टिक डिसिपल्स ऑफ द रूल, ठीक है ना, जो इनके सुत्त और विनय थे, सुट्टा और विनय, सुत्ताज और विनय, तो इन दोनों को जो है फैलाना, उनको रखना और उनको फैलाना, ठीक है, प्रिजर्व करवाना। द सुट्टाज क्या थे? जो सुत्त जो होते थे, ये किताबों का संग्रह है, ठीक है ना। तो सुत्त को लिखा था भाई साहब आनंद ने, इनका बुद्ध का ही एक और अनुयायी था आनंद, होशियार होगा, लिखता पढ़ने वाला होगा। तो जो सुत्त जो लिखे गए हैं, ठीक है ना, वो लिखे थे आनंद ने, और जो विनय लिखे गए हैं वो लिखे हैं उपाली ने, है ना। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक आप नाम सुनते होंगे। तो अगर क्वेश्चन आता भी है प्री में कि भैया विनय पिटक की रचना किसने करी थी, तो विनय पिटक की रचना करी थी उपाली ने, और सुत्त पिटक की रचना करी थी भाई साहब आनंद ने। द एंटायर असेंबली ऑफ, और इस पहली सभा में 500 मोंक्स आए थे, 500 भिक्षु आए थे, ठीक है ना। और उन्होंने जो है इस टेक्स्ट को अप्रूव किया जो इन्होंने लिखा था। और यही सब क्या है? ये बुद्ध की शिक्षाएं हैं, ठीक है ना। बुद्ध ने जो जो बोला है इन्होंने लिख दिया है। तो एक किताब जिसको बोला जाता था सुत्ता पिटक और एक बोला जाता था विनय पिटक। तो विनय पिटक लिखी थी भाई साहब उपाली ने और सुत्त पिटक लिखी थी भाई साहब आनंद ने। और इन लोगों ने जो मोंक्स आए थे उन्होंने उसको अप्रूव किया होगा, साइन किए होंगे कि हाँ भैया बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको सहमति दिया। और अभिधम्म पिटक वाज आल्सो रिसिटेड इन द, और इसी में एक और किताब लिखी गई जिसको बोलते थे अभिधम्म पिटक। तो 3 चीज़ें हैं जो पहली काउंसिल में लिखी गई, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक के रचनाकार कौन है? तो सुत्त पिटक के रचनाकार है भाई साहब आनंद। विनय पिटक के रचनाकार कौन है? तो विनय पिटक के रचनाकार है उपाली। और एक और किताब लिखी गई जो इन्हीं सब लोगों ने लिखी होगी जिसका नाम था अभिधम्म पिटक। तो पहली काउंसिल में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि जो बुद्ध की शिक्षा है उसको लिखो, उसको प्रिजर्व किया जाए, ठीक है ना, वो कहीं बिखर नहीं जाए। तो पहली काउंसिल में ये सब हुआ। पहली काउंसिल अजातशत्रु ने कराई, राजगृह में सतपानी केव में करवाई। और किस गुरु के अंदर में करवाई? तो ये जो गुरु थे वो महाकश्यप थे, उस समय बौद्धों के गुरु। बात क्लियर है? तो ये पहली बुद्ध काउंसिल आपको समझ में आ गई, याद भी हो गया होगा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। 1 मिनट रुकते हैं फिर मैं आता हूँ, देखो इसको आप। क्लियर है? तो ये होगी बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। अब देखेंगे तीसरा बेटा, ठीक है ना, अजातशत्रु को जो है उसके बेटे, ठीक है, बिंबिसार को उसके बेटे अजातशत्रु ने मारा, वैसे ही अजातशत्रु को उसके बेटे उदयन ने मार दिया, ठीक है। तो जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट राजा था वो था उदयन, ठीक है ना। बात समझने की कोशिश करना। बिंबिसार जैन धर्म का अनुयायी, उसके बाद उसका बेटा अजातशत्रु आया, उसने अपने पिता को मार दिया। जैन या बौद्ध दोनों का हो सकता है जैनियों का ज़्यादा हो। फिर उसका बेटा है अजातशत्रु ने जो है अपने पिता को मारा और वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। फिर उसका बेटा आया कौन? उदयन, उसने अपने पिता अजातशत्रु को मार दिया और वो जैन धर्म का अनुयायी बन गया। बौद्ध जैन, जैन बौद्ध, बौद्ध जैन, यही सब चल रहा है, ठीक है ना। हर जो राजा आएगा वो किसी दूसरे धर्म को फॉलो करेगा और वो अपने पिता को जो है पता नहीं इनके इसमें चल ही यही रहा था, हर बेटा अपने पिता को मार रहा था, ठीक है ना। अब क्या पता क्या कारण है, या तो पिता गद्दी नहीं दे रहा होगा, ठीक है ना, और हो सकता है कि पिता और जो लड़का है, जो बेटा है, उनके विचारों में बहुत ज़्यादा मतभेद हो रहे होंगे, ठीक है ना, राज्य के एक्सपांशन के लिए या किसी और भी कारण से जो पिता है बेटे को ज़्यादा काम नहीं करने देता होगा या ज़्यादा उसके हिसाब से काम चल नहीं रहा होगा, तो बेटा जो है गुस्से में जो है निपटा दिए, ऐसा पहले होता होगा। तो तीसरा इंपॉर्टेंट राजा आ गया भाई साहब अपने पास उदयन, ठीक है ना। तो पर ये आप समझिए कि इन सब में जो है साथ साथ जो है इन सब के जैन और बौद्ध धर्म भी चल रहा है, और ये भी समझिए कि समाज इन्हीं के कारण जो है ऊपर आता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। कोई तो बहुत सारे ऐसे भी राजा हुए जो दोनों धर्म को फॉलो करते थे, पर ये पता नहीं बेटे को पिता के मारने का क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। तो तीसरा राजा था उदयन या उदयभद्रा, ठीक है ना।
ये 460 से 444 BC तक ये भाई साहब रहे। ठीक है, ही वाज द सन ऑफ अजातशत्रु एंड और जो है ये हर्यंका डायनेस्टी का राजा था, इंपॉर्टेंट राजा था। ठीक है ना, लास्ट लिखा है ये वाज द लास्ट ऑफ द मेजर हर्यंका डायनेस्टी, ये आखिरी राजा था जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा इसमें फोकस है। ठीक है ना, आप इस चीज़ को ऐसे समझे कि जैसे जैसे धर्म का विकास हुआ वहाँ पे राजाओं की विचारधारा जो है वो भी जो है, क्योंकि जो जितने भी राजा हुए हैं वो किसी न किसी धर्म को फॉलो करने लग गए थे। ठीक है ना, और वो उनके बारे में उन धर्मशास्त्रों में भी लिखा है। ठीक है ना, तो ये धर्म किसी का हत्या करना नहीं सिखाता, ना धर्म किसी को कुछ बोलना के खिलाफ कुछ सिखाता है। पर हो सकता है कि ये बेटे अपने पिता को किसी और कारणवश जो है, हो सकता है कि लोग पिता जो है बच्चे को आगे नहीं बढ़ने देता होगा, या बेटा जो है वो अलग तरीके से राज्य बढ़ाना चाहता हो, लड़ाई या झगड़ा या कुछ और युद्ध वगैरह ये नीतियाँ बदलना चाहता हो, और पिता जो है बूढ़ा होने के कारण जो है इस प्रकार के एक्सपांशन को जो है वो अलाउ नहीं करता हो। ठीक है, कुछ भी कारण हो सकते, तो इन कारणों से भी हो सकता है बेटे ने अपने पिता की हत्या करवा दी, विचारधारा में मतभेद। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें जो है हमेशा अपने याद रखनी कि धर्म वर्म ने किसी की हत्या नहीं करवाई। ठीक है ना, परंतु हो सकता है कि बेटे और अपने पिता में किसी और कारण से मतभेद हो गए हो, जिसके कारण ये सब क्रोनोलॉजी चल पड़ी हो। ठीक है, तो उदयन जो है ही शिफ्टेड इन द कैपिटल टू द पाटलिपुत्र। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है इस भाई का बस यही है कि इस भाई साहब ने अपनी जो कैपिटल है, जो अपनी राजधानी है, वो राजगिरी से उठा के पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी। पाटलिपुत्र जो है थोड़ा सा ऊपर था, नॉर्थ की तरफ था राजगिरी से, जिसके कारण क्या हुआ कि इनका जो एरिया ऑफ एक्सपेंशन था वो ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, हिमालयन रीजन की तरफ और ज़्यादा हो गया, ऊपर की तरफ। उदयन रीजन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज दे बिल्ट अ फोर्ट अपॉन द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गंगा एंड सोन एट पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पटना में गंगा और सोन नदी आकर मिलती है, आज भी मिलती है, तो वहाँ पर जो है इसने पाटलिपुत्र बनाया, और वहाँ पर जो है उनके संगम को उसने इम्पोर्टेंट इसीलिए बनाया क्योंकि वहाँ पर नदियों का संगम था। दिस वॉज डन बिकॉज द पटना लेड इन द सेंटर ऑफ द मगध किंगडम विच इज़ नाउ एक्सटेंडेड फ्रॉम द हिमालय इन द नॉर्थ टू द छोटा नागपुर इन द साउथ। ये मैंने जो आपको बोला कि इसने क्या किया, एक्सटेंशन किया, एक्सटेंशन करके ऊपर बढ़ना चाहता था, तो इससे ऊपर बढ़ा, ऊपर कहाँ से, हिमालय से लेकर नीचे छोटा नागपुर के पठार तक जो है इन्होंने अपना एक्सपांशन कर लिया। ही वॉज किल्ड एट द बेटेस्ट ऑफ द पलाकास द किंग ऑफ अवंती। और इसके अवंती का जो राजा है, ठीक है ना, जो उज्जैन का राजा था पलाक्का, उसने इसको मार दिया। ठीक है ना, और जो है ये सबसे आखिरी योग्य राजा था जिसने ये सब काम किया, और ये रहा भी कितने, लगभग 6 कितने साल हो गए, लगभग 16 साल, 16 ईयर भाई साहब रहे ये। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है अपने को देखना है। उदयन हो गया, सबसे पहला बिंबिसार के बाद जो है अजातशत्रु के बाद भैया अपना ये आखिरी उदयन के बाद भी कुछ और राजा आए, थोड़े समय के लिए रहे। पहला राजा जो था वो था अनिरुद्ध, वो 4 साल के लिए रहा। फिर उसके बाद था दूसरा राजा मुंडा, वो 2-3 साल के लिए रहा। ये लिखा है ना, अनिरुद्ध और मुंडा, ये 4 साल के लिए राजा बने, ये 3 साल के लिए राजा बने। और फाइनली जो एक आखिरी जो राजा था वो था नागदशक। ठीक है ना, तो नागदशक जो था ये आखिरी राजा जो बना, और इसके बारे में ये 437 BC में है, यहाँ का आखिरी राजा बनेगा। इसके बारे में और देख लेते हैं। ठीक है ना, 434 BC में, तो नागदशक के बारे में देख लेते हैं। ठीक है ना, दिस ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी। 437 से 413 साल तक जो है लगभग इसने 24 साल काम किया, राज किया। ठीक है ना, और ये किसका, मुंडा का बेटा था, है ना, मुंडा, देखा ना, मुंडा का बेटा। मतलब ये क्रोनोलॉजी ये चल रही है कि सबसे पहले था बिंबिसार, उसका बेटा है अजातशत्रु, उसका बेटा है अपना उदयन, उसका बेटा है अपना अनिरुद्ध, उसका बेटा है अपना मुंडा, और मुंडे का बेटा है भाई साहब ये नाग। ठीक है ना, तो ये मुंडे का बेटा था। ही मर्डर्ड हिज फादर, और इसने भी अपने पिता, हर्षक डायनेस्टी में हर बेटे ने अपने बाप को मारा है। ठीक है ना, वहाँ पे क्या पता है रूल ही चलता होगा कि बेटा राजा तभी बनेगा जब वो बाप को मारेगा। हो सकता है ऐसा चलता हो उस जमाने में। ठीक है ना, ये मिथ भी हो सकता है। ठीक है, या राजा को पाने का यही तरीका हो कि आपको राजा को मारोगे तभी आप राजा बनोगे, नहीं तो आप राजा ही नहीं बनोगे। ठीक है ना, कोई और राजा बन जाएगा।
या जो राजा को मारेगा वही 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 जो है राजा बनेगा, नहीं तो तुम राजा ही नहीं बन पाओगे। तो अपने हर बेटे ने अपने पिता को मार दिया। ही मर्डर्ड हिज फादर एंड रूल्ड फॉर 24 ईयर्स, ये लिखा हुआ है। द पीपल डिपोज्ड हिम एंड मेड शिशुनाग किंग इन दिस प्लेस। शिशुनाग वाज द फाउंडर ऑफ द शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है ना। तो जनता इससे बहुत परेशान हो गई थी। ठीक है ना, हो सकता है मूर्ख राजा हो, तो जनता इससे बहुत परेशान हो गई थी। और इसी का एक सेनापति था नाग, जिसका नाम था शिशुनाग। तो शिशुनाग ने ही वहाँ पे तख्ता पलट करके जो है वहाँ पर ये हर्षक डायनेस्टी के आखिरी राजा नागदशक को मार दिया और शिशुनाग ने वहाँ पर टेक ओवर कर लिया सत्ता को। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, बुद्धिस्ट के अनुसार ही वॉज द लास्ट हरेन का रूलर हु वॉज रिप्लेस्ड बाय द अमात्य। उनका एक मिनिस्टर था और मिनिस्टर का नाम था शिशुनाग। इनके एक मिनिस्टर ने ही अपने आखिरी राजा को मार दिया। और जैसे ही राजा मरा, क्योंकि जो राजा को मारेगा वो राजा बन जाता था। ठीक है ना, इसीलिए बेटा अपने पिता को मार मार के वहाँ पर राजा बनते थे। ठीक है ना, ये वहाँ पर प्रथा चल रही थी। उसका किसी धर्म वर्म से कोई लेना देना नहीं, वहाँ पे यही प्रथा ही चल रही होगी। ठीक है ना, कि हर बेटा तभी राजा बनेगा जब वो पिता को मारेगा। तो वहाँ पर ये जो प्रथा चल रही थी, तो आखिरी राजा बचा था, इसके बेटा कोई इतने योग्य नहीं होंगे, तो इसका जो सेनापति था उसने अपने राजा को मारा। और जो है शिशुनाग उसका नाम था। और शिशुनाग ने आखिरी जो है हर्षक डायनेस्टी के राजा को मारकर एक नए वंश की स्थापना करी, जिसको नागवंश या शिशुनाग डायनेस्टी या शिशुनाग वंश कहा जाता है, बोला जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक अपना जो है कंसेप्ट क्लियर है आपको, क्लियर है आपको ये कंसेप्ट। ठीक है ना। तो कोशिश ये करें कि जो है चीज़ों को जैसा है वैसे ले, समझने की कोशिश करें। फैक्ट चीज़ें हैं, इनके बारे में कोई ऐसे बहुत ज़्यादा प्रमाण नहीं है। अपन चीज़ों को पढ़ते हैं, उसके कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाएं इन चीज़ों के, और जो चीज़ अगर आपको लगती है नहीं है तो उसको उसमें ऐड ऑन करें। तो यहाँ तक अपन ने आज कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में जो है मैं शिशुनाग डायनेस्टी, नागवंश के बारे में पढ़ाऊँगा। ठीक है ना, तो ये दिख रहा है आपको पीछे। फिर उसके बाद अपन जो अगला वंश आएगा वो आएगा नंदवंश, और नंदवंश के बाद मौर्य डायनेस्टी। तो मोस्ट प्रोबेबली जो अगली क्लास होगी उसमें मैं मौर्य डायनेस्टी को चालू कर दूंगा, इन सबको ख़त्म करा करके। ठीक है, तो वीडियोस को आप देखते रहें। ठीक है ना, लाइक करें और कोशिश करें चीज़ें अच्छे से उठाने की। ओके, थैंक यू।